अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज। मैं हूं मोहम्मद मालिक। आज का दिन बहुत ही सियासी लिहाज से गर्म दिन गुजरा और परेशान कुन भी। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, अगरचे रस्मी तौर पर कल मीटिंग है पीटीआई की और पीडीएम की क़यादत की जो निगोशिएशंस हो रही हैं, तीसरा राउंड, लेकिन प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई है बात। इमरान खान साहब ने आज कह दिया अपने जो खिताब कर रहे थे अपनी लेबर रैली से और अपनी लीड उन्होंने की थी मार्च, उस पर उन्होंने कहा कि अगर 14 मई से पहले ये डिसॉल्व नहीं करते असेंबलीज तब करेंगे तो हम बात करने पे तैयार हैं वन डे इलेक्शन पे, वरना नहीं। फिर साथ ही उन्होंने दोहरा दी एक बड़ी खुली धमकी हैंडलर्स को और उन्होंने कहा कि जी अब तो लोग मेरे साथ हैं, फिर सड़कों पर फैसले होंगे और हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉन्ग मार्च सब कुछ उन्होंने अगेन एक खुली धमकी हो गई। और ये बिल्डअप था टेंशन्स का, जो पहले ही काफ़ी टेंशन्स चल रही थी। 29 का ट्वीट आपको याद है कि उन्होंने कहा कि मुझे एक बड़े बिजार किस्म के यानी कि अजीबो गरीब मेरे पे एक और FIR कर दी है और नज़र आ रहा है कि जो ताकतवर हैं, जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, ये वो है और लग रहा है कि रूल ऑफ जंगल बन गया है और मेरे ख़िलाफ़ गद्दारी की हुई एक FIR रजिस्टर, क्योंकि मैंने तौहीन डर्टी हैरी की और तौहीन साइकोपैथ की। सो अगेन वो अब आपको मिजाज नज़र आ रहा है। मरियम नवाज़ आज एक अपने लेबर कन्वेंशन से ख़िताब कर रही थी, उन्होंने तो आज तमाम हदें वो भी क्रॉस कर गई। अगर खान साहब ने खुली धमकी दे दी है इदारे के सीनियर लोगों को, तो मरियम नवाज़ ने इस नाम लेके चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाया, करप्शन की बेसिस पे जस्टिस मिनायर नकवी की बात की, 3 मेंबर बेंच को एक गैंग, टोला, ग्रोह और यहाँ तक कह दिया कि ये सारी जो सुप्रीम कोर्ट की ख़ास तौर पे 3-4 जजेस हैं, ये इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत पहले इमरान खान ने गवर्नमेंट डिसॉल्व की पंजाब और KP की और फिर ये गारंटीड थी कि ये लोग जो है ये बेंच या ये जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज़ किया, ये उनको नया इलेक्शन भी करवाएंगे और जिताए भी। और ये कि सितंबर की डेडलाइन है, सितंबर से पहले ये फौरी तौर पे इसलिए कराना चाहते हैं। सितंबर की बात क्यों हो रही है? सितंबर की बात शायद इसलिए हो रही है कि 16 सितंबर आखिरी दिन होगा चीफ जस्टिस साहब का अपने एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फिर फ़ायज़ ईसा साहब आएंगे। लेकिन फ़ायज़ ईसा साहब आने से पहले ही अपने आने का जो सा है वो काफ़ी माशाल्लाह उन्होंने भी टेम्परेचर बिल्डअप करे। आज उन्होंने भी एक लेटर दे मारा है दोबारा। ये जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की तरफ से जॉइंट लेटर है टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इसमें उन्होंने दोबारा कहा है कि आपके पास मामला पड़ा हुआ है जस्टिस मज़ार अली नकवी के रेफरेंस का, जो करप्शन के चार्जेस हैं और स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। पहले भी कहते थे कि जी या तो उनको एग्जॉनरेट करें, उनका ऑनर बहाल रखें, या सेकेंडली जो लॉजिकल चीज़ होनी है उसका करें, बहरहाल फैसला करें। और ये उन्होंने कहा कि वी वर वेटिंग फॉर यू टू कन्वीन अ मीटिंग, यानी कि अभी तक आप उस पर हम बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब तक आप ये क्लाउड ऑफ आंसर, ये गैर यकीनी कैफियत में रखते हैं ये इस तमाम मामले को, तो खुद उनके जज के लिए नहीं, अदलिया की रेपुटेशन भी इसमें ख़तरे में है और उनका लोगों का जो एतमाद है और इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में, ये हमारे से डिमांड करता है कि आप और कोई दिन ज़ाया किए बगैर, रिक्वायर्स अस टू प्रोसीड विदाउट एनी फर्दर डिले, आप इमीडिएटली इसको जुडिशल काउंसिल में बुलाएं और सब कुछ करें। मरियम नवाज़ ने यहाँ तक कह दिया कि जी ये तो जजेस के बेंचेस नहीं बनते, हमने तो कानून बनाया, 1 मैन रूल हमने ख़त्म किया, इसके लिए चीफ जस्टिस साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया। इंटरेस्टिंगली कल ये केस भी है, डेडलाइन थी तो कल ये केस भी लगेगा, ये जो सस्पेंड हुआ है रिफॉर्म्स और प्रोसीजर का, और कल ही रिपोर्ट जाएगी इन मीटिंग्स की भी कि जी क्या फ़ैसला हुआ, क्या निगोशिएशंस का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया या नहीं आया। और 11 बजे टाइम शायद इसलिए पहले रखा हुआ है कि इसके बाद जाके PTI का अपना स्टांस होगा। आज उनके जो वाइस चेयरमैन साहब हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कहा कि जी ठीक है अगर नहीं बात होगी तो हम कल जाके बात करेंगे। वेरी क्विकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अंदर से 2 उनके मेन लोगों ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने और जावेद लतीफ़ साहब ने खुल के इसकी मुखालफत की। आपने इब्तदाइये में सुना भी। बात ये नहीं है कि क्या हुई, बात ये है कौन कर रहा है। जावेद लतीफ़ साहब को पता है, बहुत क्लोज समझे जाते हैं मरियम नवाज़ साहिबा के, और एक ज़माने में तो इतनी क्लोजनेस थी कि जब मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ फैमिली में बड़ी टिफ भी चलती थी तो इनका झगड़ा भी हो गया। उस ज़माने में चीफ मिनिस्टर पंजाब होते थे शहबाज शरीफ साहब, और
इनका लिटरली एक्सचेंज हॉट वर्ड्स हो गया, और शायद यही वजह है कि अभी तक वो साल गुजर गया है, वो वफाकी वजीर तो है लेकिन उनके पास महकमा कोई नहीं है। दूसरे ख्वाजा आसिफ साहब आए। ख्वाजा आसिफ साहब का एक बैलेंस रवैया होता है, लेकिन इज़ वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ, वो भी उनकी मर्जी के बगैर बात नहीं कर सकते, और उनका ये कहना कि हमें मजबूरी से नेगोशिएशन से बिठाया गया है, ये क्लियर होता है कि ये एक हुज्जत ही थी शायद, ये जितना डायलॉग था, और दोनों की साइड्स अपनी हैं। और मैंने आपसे इस प्रोग्राम में कुछ दिन पहले खबर ब्रेक भी की थी कि हाईएस्ट लेवल पे फैसला कर लिया हुआ है मुस्लिम लीग की क़यादत ने कि अगर इलेक्शन होने हैं, जो भी होने हैं, गवर्नमेंट एक्शन होनी है, 16 सितंबर के बाद होंगे इलेक्शन, इन चीफ जस्टिस के होते हुए नहीं होगा। और आज जो कर दिया मरियम ने, जो बातें कर दी हैं उन्होंने, इसके बाद तो अब देखना होगा कि अदालत अब भी खामोश रहेगी। तो अब खामोशी का मतलब है या अदालत गलत है या मरियम गलत है, और अगर एक्शन नहीं लेती तो फिर एक सीरियस और डिलेमा होगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भरपूर तैयार है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PTI। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद, अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि कल का आप लोग जो आ रहे हैं, इस वक्त भी आप शायद मोटरवे के ऊपर ही हैं, बस एक हुज्जत के लिए आ रहे हैं आप, क्योंकि अब तो आंट द नेगोशिएशंस डेड। इमरान खान साहब ने कह दिया 14 से पहले रिजॉल्व करें, वो इन्होंने करनी नहीं है। ये साफ कहते हैं सितंबर 16 के बाद इलेक्शंस की बात होगी तो हम सुन सकते हैं। तमाम टॉप लीडरशिप कह रही है कि यार ये ड्रामे हैं, ख़त्म करें। और मरियम ने जो आज पूरा महाज खोल दिया टारगेटेड, तो ये तो नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इस बर्निंग इट्स बोट्स, और देखी जाएगी जो आपने सड़क पे आके करना है आप कर लें। मेरा तो ख्याल आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा तो ख्याल ये है कि एक PMLN के अंदर एक अपनी पॉलिटिक्स जरूर है, और ये बात आपने सही की है। लेकिन देखिए ना, अब जावेद लतीफ जो है वो तो एक साइड लाइन कैरेक्टर है PMLN की इस वक्त टीम में, और जैसा आपने खुद ही बताया कि वो एक साल से उनको कोई महकमा भी नहीं दिया गया। और आसिफ का प्रॉब्लम यह है कि वो उसको उन्होंने वो टीम में नहीं दिया, की वजह से वो के साथ के साथ और वो प्रॉब्लम है। तो ये तो एक PMLN की अंदरूनी पॉलिटिक्स है जिसको आपने बढ़ा सकता है। दिस इज नॉट मोर देन और बैठे हुए हैं, या साद रफीक साहब बैठे हुए हैं, आजम नजीर तारड़ बैठे हुए हैं। आई थिंक इनसे जो अगर ये इन ग्रुप की कर रही होती तो फिर ये लोग बैठते ही ना। और जिस तरह से वो एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, ये तो इंसल्ट कर रहे हैं अपने लोगों की, हिसाबदार की, लोगों के अगर आप देखें तो सजेशन जो ये बातचीत हुई है, इसमें एक बड़ा मार्का है, वो तो पहले ही है। लेकिन फवाद एक सेकंड ब्रेक लेते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि फिर अगर इतनी आपकी नेगोशिएशंस ठीक जा रही थी तो फिर आज खान साहब ने ये 14 मई से पहले डिसोल्यूशन की शर्त तो पहले नहीं थी टेबल पे, ना आपकी तरफ से ना, तो ये तो बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि भाई ये अब नेगोशिएशंस ख़त्म हो गई हैं, फेल हो गई हैं। तभी उन्होंने एक इम्पॉसिबल शर्त लगा दी थी ना कि 14 मई से पहले तो डिसोल्यूशन आपको ही पता ना वो करेंगे ना हो सकती है। इससे पूछूंगा कि अगर आप इस बयान के बाद भी कैसे समझते हैं कि अभी नेगोशिएशंस में कोई जान या रमक बाकी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इसको बात को आगे लेके जाते हैं। जी वेलकम बैक जी। अब आपको आई थिंक मेरी आवाज़ बेहतर जाएगी। तो ये बताएं, ये तो आज तो प्रैक्टिकली खान साहब ने नहीं ख़त्म कर दी बात जी। सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ फवाद चौधरी साहब के इमरान खान साहब ने जो आज 14 मई वाली एक नई शर्त डाल दी है, क्या उन्होंने फ्रैंकली प्रैक्टिकली ख़त्म नहीं कर दी नेगोशिएशंस? क्योंकि एक ऐसी शर्त है जो आपको सुनते ही पता लग जाता है कि इम्पॉसिबल है, और गवर्नमेंट नहीं 14 मई से पहले रिजाइन करेगी, डिसेंबल करेगी। तो ये आज तो इमरान खान साहब ने खुद ही नहीं खत्म कर दी नेगोशिएशंस। नहीं देखिए, ये तो अब इसके अब दो मरहले हैं ना। एक मरहला जो है वो ये था कि आप इलेक्शन पूरे मुल्क में एक दिन में कराएं,
अब हमने ये जो बड़ा मरहला है इसके ऊपर तो आगे बढ़े हैं और कहा है कि जी एक दिन में करा लें। अब उनकी डेट है अगस्त या सितंबर, अपना ये जुलाई एंड में। हम कह रहे हैं कि नहीं आप 14 मई को दे ले। अब ये डेट में देखे ना, सिर्फ 60 अराउंड 50 ऑड डेज का फर्क है, तो वो तय हो सकता है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। और मेरा ये ख्याल है हमारा जो असल प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट बजट ना दे, क्योंकि बजट देने में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि आपको मालूम है इंटरनेशनल इस वक्त जो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ जो हमारे पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो बड़े प्रिकेरियस हैं। और अगर ये बजट देंगे और उससे में ये इन्होंने एक अवामी बजट देने की कोशिश की तो उससे फिर हमारे जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है वो बहुत खराब हो जाएगी और हमारी मुश्किलात में बहुत इजाफा हो जाएगा। वो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है जब आप लोग एलिफेंट इन द रूम की बात नहीं करते। कभी अभी आपको थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम में सुन रहा था तो आपने पंजाब गवर्नमेंट का कहा जी पता नहीं, वो तो आपको भी पता है कि पंजाब गवर्नमेंट किसके ताबे है, ना तो वो शहबाज शरीफ के ताबे है ना किसी के, आपको पता है किसके ताबे है। आज इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं उन्होंने खुला कहा है कि ये और इनके हैंडलर, एलिफेंट इन द रूम तो आपका मसला ये बजट भी नहीं है, आपका मसला शायद ये भी नहीं है कि सितंबर के शुरू में होता है कि सितंबर में। क्लियर बात है कि जो आपका और इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा खलीज है, मिसट्रस्ट की बात है, वो कम हुए बगैर ये बात समझ नहीं आती कि किस तरह रिजॉल्व होगी। लेकिन खास साहब रोज़ाना इसको बढ़ा देते हैं। ये लेट्स टॉक फ्रैंकली बोल्डली एंड ब्लंटली। नहीं, देखिए ये बात मैं आपकी थोड़ी एग्री नहीं करता। खान साहब रोजाना नहीं बढ़ा देते हैं। दूसरी साइड में जब आप जाके परवेज इलाही के घर के ऊपर उनका दरवाजा तोड़ देंगे, खामखा की लोगों को उठा के जो जेलों में दे देंगे, उसकी वजह से बढ़ जाता है ना। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। देखिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर होना बहुत जरूरी है और होने चाहिए, लेकिन मसला यह है कि ताली दोनों हाथों से बचती है। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी मैं तो आपके साथ आपके प्रोग्राम में भी और पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि बहुत अहम है कि कम्युनिकेशन खुले और जो भी अगर शिकवे गिले हैं या कुछ है वो हो नहीं रही है। अब उसके नतीजे में जो तलखियां हैं वो बरकरार हैं, या जब भी आप कम करने की कोशिश करते हैं उसमें कामयाबी नहीं होती। तो ये बात सही है। इस पर मैंने पिछले प्रोग्राम में ये भी कहा था कि मुझे नहीं पता कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें हुकूमत को कितनी सपोर्ट हासिल है एस्टैब्लिशमेंट, और अगर वो एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे नहीं है तो फिर कामयाबी के चांस जाहिर है कि कम हो जाते हैं। क्या परवेज इलाही साहब के घर में जो हुआ, क्या उससे ये मैसेज तो नहीं मिलता कि ये लोग कहीं सीरियस ही हो गए मुज़ाकरात में, जज्बाती हो गए, एंड दे नीडेड टू बी रिमाइंडेड कि यार की हो गया तानू, जज्बाती हो गए। ये तो देखे ना, ये अब प्राइमरीली दिस इज फॉर द PMLN टीम टू थिंक अबाउट दैट, और नून लीग की जो टीम है उसको ये देखना है कि क्या उनको वो सपोर्ट हासिल है या नहीं है। क्योंकि मैंने जैसा अर्ज किया हमारे साथ तो कोई कम्युनिकेशन है नहीं। कम्युनिकेशन हो तो फिर तो हम कोई बात कर सकते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी कम्युनिकेशन। अच्छा, आपकी मैं जब खान साहब से भी मिला, आपसे भी बातें होती हैं, बाकी दोस्तों से भी बातें होती रहती हैं, मुझे एक तासुर मिला कि शायद आप लोगों की टॉप लीडरशिप को ये बड़ा यकीन है कि व्हेन द पुश कम्स टू शव तो एस्टैब्लिशमेंट और इवन द प्राइम मिनिस्टर ये पीछे हट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के आगे सरनगू हो जाएंगे। फिर हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ने आके हाउस में बयान दे दिया कि जी मैं पार्लियामान के साथ हूँ, मैं 1000 बारी मुझे डिस्क्वालीफाई करें मैं तैयार हूँ। तो वो एक निगेट हो गया। आज जो मरियम जिस तरह गर्जी बरसी हैं, नाम लेके चीफ जस्टिस का, मज़ाहिर नकवी को उन्होंने ओपनली करप्ट कह दिया जज साहब को, उन्होंने गैंग ऑफ 3 कहा जी ये साजिश हो रही है। क्या ये लिंक चीज़ें हैं कि आपके ख्याल में इतने सत्तू गवर्नमेंट के अपने हैं और लीडरशिप के कि वो इस तरह सुप्रीम कोर्ट को टोटली टेक ऑन करें? उनको पता है इसका नतीजा कहाँ जा सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बात आपकी सही है, क्योंकि इनका ख्याल ये है कि फौज हमारे साथ किस कदर आगे चली जाएगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के इदारे को ही रोन देगी, वो आइन को ही रोन देगी। अब हमें नहीं पता फ्रेंकली कि क्या ये अंडरस्टैंडिंग है, और अगर है तो ये तो फिर बड़ी अजीब बात है। दूसरी बात यह है कि जो मरियम नवाज की जो स्ट्रेटजी है, मेरे ख्याल में तो वो अपनी जो नैब की
अपील है उससे ज्यादा घबराई हुई हैं और उनको लग रहा है कि हमारे नैब के केसेस ना बहाल हो जाए, जिसकी वजह से वो चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाना चाहती है। उनका ये अपने शहबाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन से इतना उनका कंसर्न नहीं है, बल्कि वो चाहती हैं ये डिस्क्वालीफाई हो जाए ताकि उसके नतीजे में प्रेशर और बढ़ा दिया जाए। शी इज मोर वरीड अबाउट जो नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट, नैब के अमेंडमेंट्स के ऊपर जो अपील सुप्रीम कोर्ट में है उसके ऊपर उनकी घबराहट बहुत ज्यादा है। तो क्या ये खान साहब की जो स्ट्रैटेजी है पब्लिकली इंस्टीट्यूशन को टेक ऑन करना, पब्लिसिटी, हैंडलर्स, फलाने कानून, जंगल का कानून, क्या ये स्ट्रैटेजी, अगर तो ये स्ट्रैटेजी है कि इतना पब्लिक प्रेशर बढ़ाओ कि इदारा जो आपके नज़दीक परसीव्ड सपोर्ट कर रहा है वो 2 कदम पीछे हट जाए, क्या ये डबल एज सोर्ड नहीं है? इट कैन रियली कट बोथ वेज। देखिए वो इशू नहीं है, इशू ये है कि जब लोगों को उठाया जाएगा, उनको अली अमीन झंडापुर को सारी जमानतों के बाद भी आप रिहा नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन कोई है नहीं, तो इमरान खान के पास सवाए इसके कि वो मीडिया में और ओपनली बात करें और क्या फिर आपके पास रह जाती है ऑप्शन? आप ऑप्शन बताएं ना क्या है उनके पास। तो जब आप जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, जब कोई बात ही नहीं हो सकती है, तो फिर इमरान खान ने पब्लिकली बात करनी है और क्या करेंगे? चले मुझे एक बात बताएं, 1-2 सवाल आखिरी। आप, मुझे पता है सद आप इस्लामाबाद ही आ रहे हैं, टॉक्स के लिए आ रहे हैं, हम यहाँ बैठ के हमें नज़र आ रहा है, आई अंडरस्टैंड कि यू वुड लाइक टू कीप ऑप्टिमिज्म अलाइव, कि ये अब एक बिल्कुल हुज्जत है, कुछ नहीं होगा इसमें। और जो आज बयानिया आ गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में मरियम का, आज तो तमाम लाइन्स फवाद आपने सुनी क्रॉस हो गई। उन्होंने कहा है करप्शन बचाने के लिए नाम लेके जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, कि आप लोग चाहते हैं कि आपके होते हुए इलेक्शन, और हमने खबर ब्रेक भी की थी कि सितंबर की 16 से पहले कभी नहीं मानेगी गवर्नमेंट, इन्होंने फैसला किया हुआ। ये अब सूरत हाल है। बात ये है, देयर इज अ मैसेज टू द मैटर। मरियम नवाज, पहले बात तो ये है कि इनके घर का आदमी वज़ीर आला पंजाब लगा हुआ है, इनके घर का आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा हुआ है, इनका चचा इनके जो है वो प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है। इसके बावजूद अगर ये डरते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, जिसका कोई किरदार ही नहीं है इलेक्शन में डायरेक्टली, कि वो इलेक्शन के रिजल्ट चेंज करवा लेंगे अकेले, इस सारा सेटअप जो इनका लगा हुआ उसके खिलाफ, तो फिर तो जाहिर है कि मरियम नवाज को की जो सियासत है उसको वो तो। दूसरी बात ये है कि वो ये तनकीद क्यों कर रही है? वो तनकीद इसलिए नहीं कर रही कि उसके चचा का कोई प्रॉब्लम हो गया या वो सियासी, उनकी तनकीद का सिर्फ एक मकसद है कि बंदियाल साहब उस बेंच पर हेड कर रहे हैं जो नैब अमेंडमेंट्स को देख रहा है, और इन्होंने दबाव बढ़ाया सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो नैब की अमेंडमेंट्स जो है वो ना सेटिस्फाइड हो, ताकि इनकी जो 1100 अरब रुपया जो मरियम नवाज और उनके वालिद और उनके भाइयों ने पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट किया और एनआरओ ले लिया, उसको खतरा लाक हो जाएगा। फवाद ने जो बात की है, ये भी आई थिंक ये भी एक वन वे ऑफ लुकिंग एट है, लेकिन आई थिंक जो आज उन्होंने गॉन्टलेट फेंक दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, अब तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा कि क्या ये चीज़ों का जवाब आएगा कि नहीं आएगा। बिकॉज दरगुजर एक चीज़ है, अब शायद जो साइलेंस होगा ये क्रिमिनल साइलेंस होगा, जिससे नज़र आएगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट खौफजदा है इनसे। फवाद, आखिरी सवाल, आज खान साहब ने कहा है कि जी आइन के लिए हम सड़कों पर निकलेंगे, सब कुछ ये होगा। अगर इस तरह इस्टेब्लिशमेंट, एक अभी तक इस्टेब्लिशमेंट को आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि शायद जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है, तो फिर आपका, तो फिर अगर सड़कों पे आप आएंगे तो फिर आपकी कन्फ्रंटेशन गवर्नमेंट के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, तो उसके बाद क्या आपको कुछ का डेमोक्रेटिक सोल्यूशन उस स्ट्रगल का नज़र आता है कि ये बिल्कुल एक चीज़ें चली जाएंगी, मेरे हमवतनों की तरफ जा सकती हैं? अच्छा, एक सेकंड मैं इस पे भी आता हूँ, लेकिन एक मैं वो कंप्लीट ये करना चाहता था कि मरियम नवाज ये चाहती है कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट नोटिस चीफ जस्टिस इशू करें, और कंटेम्प्ट नोटिस इशू करने के बाद वो जो नैब की अमेंडमेंट के केसेस हैं वो ना सुने, और इतना हम उन्हें एक कॉर्नर कर दें और बना दें कि चीफ जस्टिस तो हमारे इतने खिलाफ है कि वो ये केस उसको उनको सुनना ही नहीं चाहिए, मरियम के खिलाफ जो अपील है वो उनको सुननी ही नहीं चाहिए। ये बेसिकली इट्स अ मैसेज टू द मैडनेस, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट को दबाव डालना चाह रही हैं कि ये जो 2 केसेस हैं इनके ऊपर वो ना सुने, जिसमें इनकी असल में तोते की जान जो है वो इसमें है। दूसरा, अब जो आपने कहा खान साहब की ये बात कि हम जो करेंगे और उसके नतीजे में मार्शल लॉ लग जाए या कुछ हो जाए,
देखिए इस तरह से तो स्ट्रगल्स नहीं रुक सकते हम। ये अगर ये पाकिस्तान के अवाम अपनी आइन को भी हम रद्दी का टुकड़ा समझ लें, पाकिस्तान के लोगों को भी कीड़े मकोड़े समझ लें, और ये हम एक्सपेक्ट करें कि आगे से कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होगी, कोई पार्टी भी नहीं खड़ी होगी, लोग भी नहीं खड़े होंगे, फिर तो बहैसियत कौम ही हमारा हम खत्म हो गए ना। इस वक्त सूडान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में क्या फर्क है? फर्क ये है कि हमारा आइन है और उसके अंदर तरीका कार है कि पाकिस्तान गवर्न कैसे होगा, और ये 50 साल से हमारी एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। जब आपने उठा के उसको ही एक तरफ फेंक दिया तो फिर मार्शल लॉ और नो मार्शल लॉ उसमें तो फिर फर्क खत्म हो गया। फिर अगर पाकिस्तान के लोग जदोजहद के लिए नहीं निकलते तो हम बहैसियत कौम ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है फवाद, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। एंड ड्राइव सेफ। कहते अब यू ट्राई टू इमेजिन कि क्या सूरत हाल, तो आपको इमेजिन समझ नहीं आती कि क्या होगा। तो हमने कहा फिर लोगों से ज़रा बात कर लें जो आजकल री इमेजिन कर रहे हैं पाकिस्तान को, और री इमेजिनिंग की तो बाद में करूँगा। वही बात होते होते फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान वासी साहब ने एक धमाकेदार बात कर दी लाहौर में कन्वेंशन में, जब उन्होंने जो प्राइस प्रोग्राम था उनकी अपनी पार्टी के गवर्नमेंट का, और वो था ये मुफ्त आटा, उस पर उन्होंने कह दिया कि जी 20 अरब की करप्शन हुई है। साथ ही प्रॉम्प्टली फाइनेंस पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बयान आया कि जी कुछ नहीं हुई भी, बल्कि आप या माफ़ी मांगें या वो करें। तो मुझे एक ट्वीट मैं देख रहा था जो मरियम औरंगजेब का कुछ अर्सा पहले आया था, ये अप्रैल 29 को उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का था, जिसमें उन्होंने कहा कि रमज़ान में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इस्लामाबाद में करोड़ों गरीबों को महंगाई में पूरी शफाफियत और ईमानदारी से मुफ्त आटा फराहम हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद निगरानी की। तारीखी स्कीम की कामयाबी पर सबको उन्होंने बड़ा काबिल सताइश एंड ऑल दैट, लेकिन वज़ीर आज़म ने खुद निगरानी की। देन व्हाट अ सीनियर लीडर ऑफ PMLN इज सेइंग इज कि फिर उनकी निगरानी में अंडर इज वॉच ये बिलियंस का फ्रॉड हो गया। तो हमने कहा शायद खान साहब कोई जहमत दें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। ये क्या आपने न्याय छोड़ दिया 20 अरब वाला, और आपने ये तो आपकी भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी मरियम औरंगजेब, तो उन्होंने भी कहा है कि यार क्लीन है। वो तो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस पर निगरानी की है। ना आपने तकरीर सुनी है ना मरियम औरंगजेब ने सुनी है। मैं सुना देते हैं, मैं क्लिप है, मैं आपको सुना देता हूँ ना, मैं सुना देता हूँ। एक नाज़रीन को भी सुना देना। जी जरा इसको 20 सेकंड पीछे ले जाए और फिर सुना दें। हाँ जरा सुना दें यार, शुरू से सुना दें कि किस कॉन्टेक्स्ट में चले बात हो रही है। वो क्यों कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। मैं बात कर रहा था निज़ाम की, उसकी खराबियों की, कि निज़ाम आज इतना इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हो चुका है कि यहाँ कोई चीज़ ये डिलीवर नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेसी इतनी इनकॉम्पिटेंट और इतनी करप्ट हो चुकी है कि कुछ नहीं होगा। तो मैंने मिसाल दी आटे की। मैंने कहा 84 अरब रुपया हुकूमत ने दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नीयति में दिया कि रमज़ान शरीफ में जो सबसे गरीब तरीन लोग हैं उन तक ये पहुँचे। जो पंजाब का डिपार्टमेंट है खुराक का, इसके अंदर करप्शन 30% से ज़्यादा है। तो जब आप 84 अरब देंगे तो मैंने तो कम बताया कि ये 20 अरब वहाँ से निकल गया, गरीब आदमी तक नहीं पहुँचा। ये निज़ाम की नाकामी की बात कर रहा हूँ। मैंने ना पंजाब हुकूमत, लोगों की गवर्नमेंट सी पंजाब में, मेरी गवर्नमेंट हो, आपकी गवर्नमेंट हो, इमरान खान की हो, जिसकी मर्जी हो, ये करप्शन सिस्टेमिक करप्शन हो चुकी है। मैं ये बात कर रहा हूँ। मैंने ये बात वहां पर की है कि निज़ाम में इतनी करप्शन, इतनी खराबी आ गई है, ये कुछ डिलीवर, ये आटा भी डिलीवर नहीं कर सकता। तो फिर इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, ना मोहसिन नकवी जिम्मेदार है, ना प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है, फिर सारी जिम्मेदार, ये तो फिर निज़ाम है ना। तो जिम्मेदारी ढूंढनी है आपने। फिर पता करें कि अटक में जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है, बुजदार साहब की हुकूमत में 10 करोड़ रुपए भी लगता था या नहीं लगता था, ये पता कर लें। ठीक है, क्योंकि कुछ मिलता होगा तो 10 करोड़ देता है ना वो लगने के लिए। क्या रावलपिंडी में एक टीचर नहीं लगा रहा डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर? ओके, आप पंजाब में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स के नाम जरा मंगा लें, कितने पैसे देकर लगते रहे। ये इस निज़ाम में इतनी करप्शन आ गई है। इसको आपको याद होगा 1997 में इस आटे के निज़ाम को शहबाज शरीफ ने हाथ डाला था, मार्केट से आटा गायब हो गया। आपको याद है, नई हुकूमत आई थी, याद है, वो शेर आटा खा गया, एक मामला शुरू हो गया। ये इतनी सिस्टेमिक करप्शन है। ये ना मैंने पंजाब, तो फिर आप लोग पीछे हट गए, आप लोगों ने कहा अच्छा यार तो आटा गायब हो गया, सो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग दैट भाई आप बैकआउट कर गई गवर्नमेंट। मैं कह रहा हूं कि आप जब तक एक रेडिकल रिफॉर्म नहीं करेंगे इस पूरे निज़ाम का, सिर्फ आटे के निज़ाम का नहीं, पूरे निज़ाम का,
आपको ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम को बदलना होगा, ब्यूरोक्रेसी की सिलेक्शन बदलनी होगी, आप जो इलेक्शन चोरी करते हैं वो नहीं करने होंगे। आपको तो कैबिनेट में भी आपको काफी इतराजात थे। कौन सी ये कैबिनेट के साइजेस और सारे ये कैबिनेट कर रही है काम। इतराजात की बात नहीं होती। देखिए, एक राय आप पूछते हैं, हम राय दे देते हैं। तो क्यों हो गया ये शायद साहब का? हाँ, जरा सुनवा दें, जरा सुनवा दें जी। तो 30 मिनट के सुनवा दें सारा यार, ताकि पता लग जाए। मैं देखे बात, आप बात समझने की, आपने बात एक सेंसेशनलिज्म करना है, वो आप जरूर करें। सेंसेशनलिज्म नहीं है, मैं इट्स अ सीरियस थिंग व्हेन अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और सीनियर तरीन बंदा आपकी पीएमएलएन का उठ के एक बात करे, दिस इज नॉट सेंसेशनलिज्म। मैं आपको और बातें और बातें कर देता हूं। मैं तो एक एग्जांपल दी, क्या पंजाब की सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में जो ठेकेदार सही काम करता है वो 13 से 15% रिश्वत देता है या नहीं देता? उस निज़ाम का हिस्सा है। जो ठेकेदार काम में भी चोरी करता है 20 से 25% देता है। दूसरे सूबों में 30 से 40% तक है। तो किसने ठीक करना है? मैं यही बात कर रहा हूं कि आप लोगों ने करना है, आप लोग ही किसने ठीक करना है? ठीक करने की मैंने वो बातें भी बता दी हैं, ठीक कैसे होगा। इलेक्शन चोरी करना छोड़ दें। ये क्या केयर टेकर एक निजाम आएगा वो ठीक करेगा? 2-3 साल केयर टेकर नहीं कर सकता। इलेक्शन आप चोरी, आपको तकलीफ होगी, आपको 3 इलेक्शन कराने पड़ेंगे फ्री एंड फेयर, उसके बाद जाके निजाम ठीक होंगे। अगर आप ये उन 15 साल हम इसी तरह चलेंगे जी, क्योंकि आपने 15 साल माजी में नहीं चले ना, आपने वो कीमत अदा नहीं की जो बुनियादी कीमत होती है। खराबी होती है, लोगों से वोट पे गलतियां होती हैं, एक दफा गलती करेंगे। 15 साल की तो आपकी कैपेसिटी है नहीं इस मुल्क को इस तरह चलने नहीं है, तो फिर और हल ढूंढे ना। मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर आपके पास हल नहीं है, हल यही है कि इस निज़ाम को दुरुस्त करना है। आज आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी मसाइल हल करने में नाकाम है सब, और आपकी ब्यूरोक्रेसी भी नाकाम है। ऊपर से आपने नैब डाल दी है, वो उसने मफलूज कर दिया बाकी मामले को। बीच में जज भी आ गए, बीच में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी आ गई। अब हुकूमत चला के दिखाए मुझे। आप रीइमेजिन क्या कर रहे हैं? आप 15 साल की रीइमेजिनिंग कर रहे हैं। 10 सबकी तो उम्मीदें जागी थी कि शायद ये जो रीइमेजिनिंग वाला ग्रुप है, ये शायद थोड़ा सा इनको सपोर्ट मिल रही है कि अच्छा यार आप इंटरिम गवर्नमेंट में आ जाएं या किसी तरह आ जाएं और 2-3 साल इकोनॉमी ठीक कर दें। ख्याली है। 35 लोग कह रहे हैं, 35 साल लोग जो मर्जी कहते रहे, 35 साल सियासत। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि आज पाकिस्तान के मसाइल की कोई बात कर रहा है इस मुल्क के अंदर? क्या कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में? हमारी मैशत की हालत आज तो पीएमएलएन खान साहब सब ने लेबर डे के ऊपर रैलीज निकाल दी, किसी ने कोई लेबर की बात नहीं की। मरियम नवाज ने एक बात जुमला कह दिया कि जी वो 35,000 होनी चाहिए मिनिमम तनख्वाह 25,000 के बजाय, एंड दैट वाज इट। लेबर के नाम पे रैलीज निकली थी, ना खान साहब ने लेबर की बात की, ना गवर्नमेंट ने लेबर की बात की। यहाँ सारे सियासी लड़ाई कर रहे थे। मैं यही कह रहा हूँ ना, आज जज क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, मिलिट्री क्या कर रही है, मुल्क की परवाह है किसी को? आज सिर्फ एक रास्ता है, इकट्ठे नहीं बैठेंगे, आगे चलने का तय्युन नहीं करेंगे, कुछ नहीं चल सकता। मैं हकीकत से आपको अच्छा, मुझे एक बात है, आज जो हुआ है, जो मरियम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ गई हैं, जो ये सारा कुछ चल रहा है, द वे सुप्रीम कोर्ट की भी बेंच के इश्यूज बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है। आज फिर जस्टिस फायज ईसा ने एक और खत दे मारा है चीफ जस्टिस को, कभी आप क्यों नहीं करते? उन्हीं जज साहब को, मुज़ाहिर नकवी साहब को नाम लेके जलसों में तला जा रहे हैं, एवरीथिंग। इमरान खान फिर हैंडलर्स को नाम लेके पड़ गए हैं, वो ही कह रहे हैं कि भाई हैंडलर्स आप भी ज़रा चेतावनी आपको दी जा रही है सब कुछ। आपको कोई डेमोक्रेटिक सोल्यूशन नज़र आ रहा है? एक तो नज़र आ रहा है कि ये टोटल कोलैप्स हो रहा है आईनी और स्ट्रक्चर और निज़ाम का, नज़र आ रहा है आपको कोई डेमोक्रेटिक नज़र आ रहा है? ये हर आइन के साथ होता है, हर इदारा अपने आप को असर्ट करता है कि कहाँ पर पार्लियामेंट डोमेन ख़त्म होती है और कहाँ पर जुडिशरी शुरू होती है, कहाँ एग्जीक्यूटिव ख़त्म होता है, कहाँ पर जुडिशरी आती है। ये असर्ट करते अपने आप को, अपनी डोमेन इस्टेब्लिश हो जाती है, ये बाउंड्री इस्टेब्लिश हो जाती है। हमने उसको मौका नहीं दिया, आज ये हो रहा है। आज इसमें कौन सही है कौन गलत है ये तारीख ही फैसला करेगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आज सब गलत है। आज आप मुल्की को बात करें ना, आज क्या मुल्क का इशू ये है कि बेंच कौन सा बनेगा, कौन से जज बैठेंगे? अगर वो बेंच ऐसे फैसले करेगा जो मुल्क की पॉलिटिक्स ऊपर नीचे करेगी तो मुल्की फैसला बन जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, मुल्की फैसला नहीं, ये मुल्की फैसला है। फिर आप फैसला कैसे कर रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख की परवाह करनी चाहिए, उसमें उंगलियां उठ गई हैं। आज वो बातें जो बंद कमरों में हम नहीं करते थे, आज नाम ले लेके बात हो रही है, जलसों में बात हो रही है। ये साख बनाई है उन्होंने। जो सुप्रीम कोर्ट
अपने अगले चीफ जस्टिस को बेंचेस पे ना बिठाए, आप उसकी इज्जत करेंगे? किस नीयत से ये काम कर रहे हैं आप? पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून, वो पार्लियामान जो इस सुप्रीम कोर्ट की खालिक है, जिसने आईन बनाया, उसके बनाया हुआ कानून जिसमें किसी को एतराज नहीं है, आपने हेल्ड इन अबेयंस किया हुआ है। कौन सा कानून है हेल्ड इन अबेयंस करने का पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को मुझे बताएं। उसमें एक चीज पे एतराज वो करते हैं, लेकिन मेरा मैं आपसे एग्री करता हूं, बनने के बाद सस्पेंड सर एतराज आप कर नहीं सकते। वन टाइम अपील का वो कहते हैं कि वन टाइम अपील का जो डाला था उसमें वो है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो सब्सटेंसिव चेंज है। बट आई एग्री विद यू के कानून बनने के बाद सस्पेंड कर देते, पहले प्रीएम्प्टिवली समझ नहीं आती मुझे। बेसिक राइट्स की बात करता है, अपील आपका बेसिक राइट होता है। आप खुद एक नोटिस ले रहे हैं एक चीज का, सुप्रीम कोर्ट ले रहा है सुओ मोटो, और उसके बाद आप कहते हैं अपील नहीं देंगे। ये कौन सी बात हुई? ये तो कानून की खिलाफवर्जी है, ये करना ही कानून की खिलाफवर्जी है। आपने रगड़ दिया सबको, आपने कहा ये सारे बंदे इकट्ठे कर लें, 10 बंदों की काबीना नहीं बना सके। मतलब कि रिजल्ट हाजिर है आपके सामने ना, मुल्क के हालात कहां पे हैं। तो ये काबीना का फेल हो गई। आज 2 साल में सब जितने इस मुल्क के सियासतदान हैं मेरे समेत सब हुकूमत का हिस्सा हुकूमत कर चुके हैं पिछले 2 साल के अंदर। इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ तक सब, हर पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है हुकूमत में। मुल्क के हालात क्या हैं, रिजल्ट क्या है? तो फिर इलेक्शन होगा तो ये लोग वापस आ जाएंगे। यही होगा, मैं ये कह रहा हूं। तो फिर इलेक्शन ना हो, इसलिए नहीं, इलेक्शन आपने करवाने, इलेक्शन ना करना एक बड़ी खराबी होगी। आपका काम ये है, आज जरूरत इस बात की है कि ये इस मुल्क में 6 अफराद हैं, मैंने बार बार नाम भी लिए हैं, 4 पॉलिटिशियन हैं, एक चीफ जस्टिस हैं, एक आर्मी के चीफ हैं। एक टेबल पर बैठें और इस बात का तयन करें कि हमने आगे क्या करना है। 4 में कौन है? नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान, मौलाना साहब, और भी मतलब बिठा लें, पॉलिटिकल लीडर्स बिठा लें, अब और भी बिठा लें, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने 4 बड़े लोगों का नाम ले लिया, बैठे और तयन एजेंडा बनाए कि हमने आगे करना क्या है। आपके पास कोई चॉइस नहीं, कॉम्पिटेंस सलाहियत ही नहीं है निज़ाम के अंदर। मैं माजरत से कहता हूं, सलाहियत ही नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम में सलाहियत नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में सलाहियत नहीं है, ऊपर से नायब आ गया, हुकूमत कैसे चलेगी? अब गवर्नमेंट ने खुली गिल को कहते हैं chill.com कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, जो आपका बस चलता है करें, हमने आपकी बात नहीं होना था, एक दिन होना था। सुप्रीम कोर्ट कहती है आप वो भी पंचायत वाला रोल अदा करिए, बैठ जाए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी एक फिक्स में है कि अगर वो ऑर्डर देती है तो वो पूरा होता है, इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता। हमेशा हमने माजी में देखा है जब भी क्लैशेस हुए हैं तो फौज और सुप्रीम कोर्ट एक पेज पे होती थी और फैसला इंप्लीमेंट हो जाता था। अब सिचुएशन में लग रहा है कि फौज और जो है जुडिशरी एक पेज पे नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट फौज उनकी एड को नहीं आती, एस्टैब्लिश जो है गवर्नमेंट वो उनकी बात मानती नहीं है, तो एक टोटल कोलैप्स है। क्या हम अब एक अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन की तरफ तेजी से जा रहे हैं? नहीं, मैं देखे, मैं अल्लाह ना करे, मेरा नहीं ख्याल के आपके नजदीक जितने पॉलिटिशियंस हैं सारी असेंबली में इकट्ठे कर लें, इनमें से 10 इस काबिल नहीं है कि कैबिनेट में काम करने के। आप यकीन करें, तो अच्छा, जो आज जरूरत है, मैं माजरत से कहता हूं, तो फिर सब के जो जरूरत है आज हुकूमत चलाने के लिए, इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए, तो इसका मतलब है सोल्यूशन हमारे मुल्क के माशी और स्ट्रक्चरल सोल्यूशन के लिए हमारी पार्लियामान की तरफ मत देखें। आप ये कह रहे हैं आपको देखना पड़ेगा, उनमें कैपेसिटी नहीं है तो क्यों देखें? नहीं, फिर अगली दफा इलेक्शन में बेहतर कैपेसिटी लेकर आए। कहां से आएंगे? वही बार-बार वहां ये भी कहा 170 सीटें हैं पार्लियामान में, आप किसी शख्स को ला सकते हैं। 100 सेनेट के अंदर है, 60 लेडीज हैं, 10 माइनॉरिटीज हैं। किसी भी शख्स को आप पार्लियामान के अंदर ला सकते हैं। ये 38% ऑफ पार्लियामेंट है। बाकी आप जिन लोगों की बेसिस पे इलेक्शन जीतेंगे उन्हीं को लाएंगे ना। ये तो फिर निजाम, तो आप तो ये कह रहे हैं विदाउट सेइंग इट, आप ये कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मुकम्मल नाकाम हो चुका हुआ है, कैपेसिटी वाइज, परफॉर्मेंट वाइज। जी, सारा निजाम नाकाम हुआ है ना। आपने मुल्क की हालात देख लेना। तो फिर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, आपको रिजल्ट से, तो फिर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ने कहां से आएगी और वो क्या कर लेगी? जो आपके ख्याल में 170 लोग आपके नजदीक ला के मुल्क बदला जा सकता है, तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट में आप कहेंगे अच्छा यार ये 70 ले और ठीक हो जाएगा। एक सियासी निजाम के अंदर आप सियासी प्लेटफॉर्म बगैर मुल्क नहीं चला सकते। बात मजबूरी है कि आपने सियासी मजबूरी नहीं है, ये को जो इनएसेंस आप बात कर रहे हैं वो और है। जिस जमहूरियत में अवाम की राय शामिल ना हो, चाहे वो लूली लंगड़ी राय हो, आप मुल्क नहीं चला सकेंगे। ये गलतफहमी में कोई मत रहे। और मैं गुजारिश ये कर दूं, आप बात करते हैं ना कि कौन लोग, इस कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर को 3री पोजीशन पर आया था, 52,000 जाली वोट साबित हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, 4 साल बैठा रहा, आज भी बैठा है। सेनेट के अंदर 70 करोड़ रुपया देकर लोग आए हैं। ये तमाशा है हमारे मुल्क में। ये आपने पार्लियामान को तमाशा आप कह रहे हैं इसी को परपेचुएट करें, इसी को परपेचुएट मत करें। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक इलेक्शन में आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन फ्री हो, एस्टैब्लिशमेंट भी सोच ले यार अगर इमरान खान आता है तो आने दें, रोके मत। जो मर्जी आता है आप उसके जिम्मेदार, लोग जिम्मेदार हैं उसको लाने के, जो भी आएगा उसके बाद भुगते हैं उसको। अगर कल एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि टोटल कोलैप्स हो जाता है और आपको नजर आता है कि इसका टोटल कोलैप्स आप इसको कहते हैं, निजाम का, आइन का इस वक्त निजाम हमें नजर आ रहा है कि आइन, इलेक्शन हर चीज का हल होता है ना। मेरा सवाल सुन लें कि अगर आपको नजर आता है कि यार अब इलेक्शन भी नहीं होने, ये टोटल निजाम गिर गया है, कोर्ट भी ख्वार हो गई है, लोग भी बिल्कुल, इट्स अ टोटल डिजास्टर जिस तरफ हम जा रहे हैं, और वहां पे एक फॉर्मूला बनता है कि 3 साल या 4 साल एक एक्सपर्ट्स आए और सिर्फ मुल्क की मैशत और वो चीज़ें ठीक करें। हो सकता है वो आपकी पॉलिटिकल ख़त्म हो जाए ज़िंदगी, लेकिन वो आपको कहते हैं शायद साहब इसमें इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट कंट्रीब्यूट करें, इसका हिस्सा बने, छोड़ दें कि किसने इलेक्शन किसमें नहीं, मुल्क को हमने बचाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, क्या उसमें आप लोग करेंगे? देखिए, विदाउट पॉलिटिकल सैंक्शन और लीगल सैंक्शन ये मामला नहीं चल सकता। अच्छी सोच है, मैं इसे डिसएग्री नहीं करता हूं, लेकिन अगर इसको पॉलिटिकल सैंक्शन नहीं होगी, इसके पीछे पॉलिटिकल सैंक्शन आपको नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर मत करें। मैं आपने नहीं, मेरा सवाल ये है नहीं कि क्या नहीं, मैं तो नहीं करना, मेरा तो एक सिनेरियो पेंट कर रहा हूं। सिनेरियो नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूं कि अगर लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में आप जैसे 20 लोग कहते हैं यार हम अपने करियर की कुर्बानी दे देंगे, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, लेट द पीपल जज अस, जो मर्जी हमें समझें, लेकिन हमने मुल्क बचाना है, उस कंडीशंस में आप लोग काम करने में तैयार होंगे? जो आदमी अवाम की मर्जी के बगैर वहां पर आएगा वो हुकूमत नहीं चल सकती। अवाम की मर्जी तो अगर 1 साल में डिलीवरी 2 साल में शुरू होगी तो अवाम की मर्जी आ जाती है। नहीं, वो लोग कहेंगे मर्जी पहले आती है, आप बाद में आते हैं, आप वहां पर ऑपरेट नहीं कर सकते। ये हुकूमत के ओहदे होते हैं, ये मॉरल अथॉरिटी से चलते हैं। जनरल मुशर्रफ साहब की क्या प्रॉब्लम था? 9 साल क्या करते रहे? लेजिटिमेसी ढूंढते रहे। ज़िया-उल-हक साहब क्या करते रहे? लेजिटिमेसी ढूंढते रहे। यूब खान क्या करता रहा? आखिरी वक्त तक लेजिटिमेसी ढूंढता रहा। के पहले 3 साल तो बड़े अच्छे थे, जब उनको सियासत भर का शौक हुआ उसके बाद उनकी ख्वारी शुरू हुई ना। जब तक डिक्टेटर थे ठीक थे। सियासत का शौक क्यों होता है? लेजिटिमेसी ढूंढते हैं कि मॉरल अथॉरिटी हो मेरे पास फैसले करने की, इसलिए पार्लियामान होते हैं, अवाम की फैसलों से आते हैं। आपको तकलीफ जरूर होगी, इलेक्शन आप कराएंगे, एक आदमी इलेक्ट होता है मुल्क को तबाह कर देगा, अवाम भुगतने दें उनको, जो उसको लाते हैं उनको भुगतने दें, ये आप जिम्मेदार नहीं है, जो लाते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट जब अब जो केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, अगर सितंबर में आती है, अगस्त के अंदर, क्या आपको 60 दिनों की नजर आती है कि 600 दिनों की नजर आती है? गिव मी योर ऑनेस्ट आंसर। ये ना मुझे क्या होना चाहिए? 60 दिन से ऊपर जाएगी मुल्क के लिए बुरा होगा, तबाही होगी। तो अगर 60 दिन के बाद यही सारे वापस आ जाएंगे तो फिर अच्छाई क्या होगी? अगर ये जो लोग अवाम इस मुल्क की अवाम लाएंगे ना, अवाम भुगते हैं फिर उनको। यार ये कोई सजा चल रही है कि अवाम क्योंकि मासूम है? जिस अवाम को आपने पढ़ाया नहीं, आपकी पार्टी ने भी 30-30 साल पावर में रहे हैं, उनको जहालत में रखा, उनको इलिटरेसी में रखा, उनके काम नहीं किए, सारे बिलियनर्स हो गए, पॉलिटिकल एलीट जो सी एक एलीट क्लास बन गई, सारे पॉलिटिकल बिलियनर बन गई, और उसकी सजा सारी अवाम भुगते। ये क्या लॉजिक आप लोग देते हैं? इल्जाम आप नहीं लेते, आप कहते हैं हमारा कसूर नहीं। फिर आप आइन बदल दे, आइन बदल दे। ये आपका आइन कहता है, मैं नहीं कहता हूं। आइन आपका कहता है कि मुल्क का निज़ाम कैसे बनेगा और कैसे चलेगा। फैसला अवाम करेंगे, अवाम गलत फैसला करेंगे, भुगतेंगे, उसको हटा देंगे, बेहतर फैसला करेंगे, वो भी नाकाम होगा, उसको हटा देंगे, आखिरी फैसला। आपके पास एग्जाम्पल्स हैं सिंगापुर की, आपके पास एग्जाम्पल है साउथ कोरिया की, आपके पास एग्जाम्पल टर्की की है। दूर मत जाएं, दूर मत जाएं, टर्की दूर मत जाएं। और किसका कहा? अपने हमसाये में देखें। हाँ, तो उससे अगले मुल्क को देखें, वहां पे डेवलपमेंट्स हुई है, वहां पे शुरू में किसी और मॉडल पे डेवलपमेंट हुई, फिर आगे जाके वैसे ये कंपेयर कर ले ना। मैं चाहता हूँ कोई आदमी ये लिख दे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसे नहीं बनी, क्यों डेमोक्रेट नहीं बन सके, क्यों डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं बना। आप 7 वज़ीर आज़म भी रहे थे, मैं 10 महीने रहा हूँ, और 10 महीने का हिसाब आपने मुझसे लेना है तो ले ले। नहीं, 10 महीने रहकर आपका उस वक्त कितना कॉन्फ्लिक्ट हुआ एस्टैब्लिशमेंट के साथ? क्या एस्टैब्लिशमेंट ने आपको कहा ये काम करें या ना करें, कि डिड यू हैव अ फ्री हैंड? देखें, काम करने की बात नहीं होती, असर की बात होती है। जब आपने एक नैब का इदारा रखा हुआ है,
जो इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, हर सारी हुकूमत ही मफलूज है, कोई सेक्रेटरी फैसला करने को तैयार नहीं है, वजीर फैसला करने को तैयार नहीं है, काबीना और कमेटी फैसला करने को तैयार नहीं, मुल्क कैसे चलेगा? ट्रिपल प्राइम मिनिस्टर थे जी, आप भी ट्रिपल। नहीं, मैंने जो फैसले हुए मैं कर सकता था मैंने किए, मेरा एक लिमिटेड मैंडेट था, मैंने उसको पूरा किया, मैंने दिन रात मेहनत की पूरा किया, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था, मैंने कर दिया। आपके ख्याल में किसी सही काम से आपको रोका गया था जो आपके नजदीक सही काम? मैं एक लंबी लिस्ट दे सकता हूँ, ओके, लंबी लिस्ट दे सकता हूँ। उसकी क्या वजूहत? बात रोकने से नहीं होता, बात एक माहौल ऐसा पैदा हो जाता है इस पर फैसले ही नहीं हो सकते। मसलन मुल्क वज़ीर आज़म कोयटा जाता है, पूरी असेंबली गायब है, हुकूमत गायब है, किधर है? खाना खाया गवर्नर साहब के साथ, सुबह घर वापस आ गए। मुझे तो आखिर यहाँ पर आपके रास्ते में सड़क बंद है, कोई आदमी आ नहीं सकता दारुल हुकूमत में। मुझे लास्ट 2 मिनट से जी। एक चीज बताई शायद, ये प्रॉब्लम्स तो सारे जहां हम इस वक्त आज खड़े हुए हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? और रियलिटीज भी हैं। एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान, सीरियस डिफरेंसेस, जुडिशरी वर्सेस पीडीएम, सीरियस डिफरेंसेस। लीडरशिप चाहिए, वो लीडरशिप जिसको दुख हो इस मुल्क का और दर्द हो अवाम का। तो वो तो आपने 6 बंदे आपके सामने ही हैं, फिर 6 बंदे मैंने बता दिए, बैठे ना यार। फिर अगर आप इतने ही सब हुबुल वतनी के दावे करते हैं, मालिक मुझसे ज्यादा हुबुल वतन है, मैं इसका एतराफ करता हूं, मैं कम हूं, लेकिन बैठे फिर तकलीफ क्या है? क्या ये अपने ज़मीर टटोल के अपने ये नहीं बैठते तो क्या होगा? टटोल की ये लीडरशिप बता ये तो नहीं बैठते, क्या होगा? नहीं, मेरी बात सुने ना, ये बता दे कि इनमें सलाहियत है इस मुल्क के चैलेंजेस का मुकाबला तो करने इस आइन के तहत सीजी और आर्मी चीफ किस तरह उसमें बैठेंगे? क्यों नहीं बैठे? कोई रुकावट नहीं है, कहाँ रुकावट है? अब ये नहीं बैठते तो फिर क्या होगा? नहीं बैठे तो फिर तबाही का रास्ता है। आप अगर एजेंडा नहीं तय कर पाएंगे, एजेंडा आपने तय करना है, जिसको सबने सपोर्ट करना है उस एजेंडे को, ये एक कलेक्टिव गवर्नमेंट होगी। जहां चीजें खड़ी हुई हैं, शायद आपको भी 25-30 साल हो ही गए हैं, ज्यादा ही हो गए होंगे पॉलिटिक्स में, आपने सारी पावर स्ट्रक्चर का आप हिस्सा रहे हैं, देखा है सब कुछ। इन ऑल सिंसेरिटी सवाल बड़ा सिंपल है, क्या आपको तमाम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और ये सारा डू यू गेट अ फीलिंग इट्स गोइंग साउथ? और क्या आपको अभी भी लगता है कि इलेक्शन हो जाएगा, एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी और चीज़ें अक्टूबर में रोल कर, वर्स्ट केस सिनेरियो अक्टूबर तक चले जाएं तो रोल कर जाएंगी और एक डेमोक्रेटिक एरा शुरू हो जाएगा? आपको लगता है? अगर लीडरशिप मुल्क से सिंसियर होगी, वो इस बात को महसूस करेगी क्या ज़रूरत क्या है, तो हो सकता है। That is not my question. The way things appear today, अगर छोड़ दे, अगर जिस तरह आज सबके बिहेवियर्स हैं, आज रवैये हैं, जो सिचुएशन है, जो ब्रेक्स हैं, गैप्स हैं, इन चीज़ों को जिस तरह आज है, अगर मैं कहूँ कि यार वी आर बेटिंग, आप इस घोड़े पे एक घोड़ा है जो जमहूरी सफ़ेद घोड़ा है, एक घोड़ा है जो गैर जमहूरी काला घोड़ा है, आप कौन से घोड़े पे शर्त लगाएंगे? मेरा काम ही जमहूरी घोड़े पे लगाना है। इवन आपको नजर भी आ रहा है मेरा काम, अगर मैं ना लगाऊंगा तो कोई और भी नहीं लगाएगा। लेकिन मैं एक गुजारिश कर दूं, जिस साल में पैदा हुआ था उस साल एक आदमी ने एक तकरीर पढ़ी थी, उसके 10 साल बाद एक और आदमी ने एक तकरीर पढ़ी, उसके 10-11 साल बाद एक और आदमी ने तकरीर पढ़ी, फिर 15-20 साल बाद खतरा है पढ़ने का। वही तकरीर थी, कोई एक पैसे का फर्क नहीं था। We have run out of time. आप अपनी मर्जी के घोड़े पे जो भी आपने करना है, बेट लगानी है या वोट डालना है, लेकिन हालात बड़े ही गंभीर हैं एंड वी होप सैनिटी प्रिवेल्स। मेरे पास और वक्त नहीं है बात करने का, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।